दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर बैंकित में। मैं अंकित पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम गणित के अंतर्गत क्षेत्रमिति की चर्चा करेंगे। क्षेत्रमिति को मेंसुरेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रमिति की अगर हम बात करें तो क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम 2D और 3D सेक्शन को पढ़ते हैं। 2D के अंतर्गत हम 2 डायमेंशनल आकृतियां जैसे कि आपका त्रिभुज है, ट्रायंगल की अगर हम बात करें, इसके अलावा रेक्टेंगल यानी आयत की अगर हम बात कर लें, वर्ग यानी हम स्क्वायर की अगर बात कर लें, तो ये जो आकृतियां चतुर्भुज की हम बात कर लें, जो 2 विमीय आकृतियां जिन्हें आप कह सकते हैं, जो 2 डायमेंशनल फिगर होते हैं, उनकी हमने इसमें चर्चा करनी है। तो एक तो भाग होता है 2D सेक्शन ज्यामिति का, यानी जिसे हम क्षेत्रमिति कह रहे हैं। तो क्षेत्रमिति के एक भाग में हमें त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज आदि की बात करनी है, और दूसरे भाग में हमें 3D फिगर को पढ़ना है, जैसे कि आयतन के बारे में बात करनी है। यहाँ पर हम क्षेत्रफल की चर्चा करते हैं। यहाँ पर हम किसकी चर्चा करते हैं? क्षेत्रफल की चर्चा करते हैं। और यहाँ पर हम 3D में आयतन की चर्चा करते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ इस आयतन का किसका, तो घन पढ़ेंगे हम लोग, घनाभ पढ़ेंगे हम लोग, बेलन हम लोग पढ़ेंगे। यहीं पर हम शंकु को भी जानेंगे, गोला को भी जानेंगे। तो बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, इन सभी को हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये हमारे 3D के अंतर्गत आएगा। तो एक ऐसी आकृतियां जिनमें 2 विमीय होती हैं, 2 डायमेंशनल फिगर होते हैं, उनको क्षेत्रफल के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। और आयतन के अंतर्गत यानी कि हम 3D फिगर जो होते हैं, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, इनको भी समझेंगे। तो एरिया की जब हम बात करते हैं, यानी 2 डायमेंशनल फिगर की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें त्रिभुज को देख लेना है, ट्रायंगल को देख लेना है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम बात करते हैं ट्रायंगल की। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में घंटी के निशान को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, सुपर टेट की परीक्षा में गणित के 20 प्रश्न आते हैं, उनमें से 5 प्रश्न आपके क्षेत्रमिति से आने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा यूपी टेट और सी टेट में 30 प्रश्न गणित से आते हैं, जो अनिवार्य होते हैं, और उनसे भी 6 या 7 प्रश्न क्षेत्रमिति से आने की संभावना होती है, क्योंकि इसमें न केवल त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज इनकी बात करनी है, बल्कि हमने चतुर्भुज के अंतर्गत सभी चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, सभी प्रकार के सम चतुर्भुज, सभी की बात करनी है। और 3D के अंतर्गत हमें सभी का आयतन, सभी की बारे में पढ़ना है कि किसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, किसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, चाहे वो घन, घनाभ हो, बेलन हो, शंकु हो, गोला हो, सबके बारे में चर्चा कर लेनी है। तो शुरू करते हैं त्रिभुज से। सबसे पहले सबसे बेसिक बात हम कर लेते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है। मित्रों, ट्रायंगल क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति ट्रायंगल होती है। यानी आपको 2 बातें याद रखनी हो कि 3 भुजाएं हो और वो बंद हो, यानी आकृति कैसी हो? बंद हो, तो वो ट्रायंगल कहलाएगी। जैसे कि अगर आपके सामने कोई खुली आकृति है, मान लीजिए 3 भुजाएं तो है लेकिन ये आकृति है, तो ये ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि यहाँ से आप एंट्री इसमें कर सकते हैं। यह बंद आकृति नहीं है। ये कैसी आकृति नहीं? बंद आकृति नहीं है, इसलिए ये ट्रायंगल नहीं है। तो 3 आकृतियां होना भी जरूरी है और बंद आकृति होना भी जरूरी है। जैसे अगर मैंने इस तरह से कोई एक आकृति बना दी, तो ये आकृति जो है वो ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि ये बंद तो है लेकिन इसमें 4 भुजाएं हो गई हैं। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है कि आकृति बंद भी होनी चाहिए और उसमें 3 भुजाएं होनी चाहिए, तो वो ट्रायंगल है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो त्रिभुज क्या होता है? जो आकृति बंद हो और 3 भुजाओं से घिरी हुई हो, वो त्रिभुज होता है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं। अब सबसे कॉमन बात, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के जो तीनों कोण आपको दिख रहे हैं, तो कोण ए और कोण बी और कोण सी, ये तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी त्रिभुज में आपको कोई 2 कोण दिए हैं तो आप तीसरा कोण निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये 60 अंश है, ये 30 अंश है, ठीक। अब आपसे हमने सी कोण पूछा कि बताइए सी कोण कितना होगा, हमने आपसे ये पूछा है। तो आपको ध्यान क्या करना है कि तीनों का योग 180 है, तो 60 और 30 90 हो गए। तो यहाँ पर ये कितना बचा? 90 होगा, तभी तो वो तीनों मिलाकर 180 होंगे, क्योंकि 60 ये है, 30 ये, तो 90 तो ये हो गया। अब कितना और होना चाहिए 180 होने के लिए? 90 और चाहिए, तो ये कोण कितना हो गया? 90 हो गया। तो कोण सी कितना हो गया? 90 अंश हो गया। तो किसी भी त्रिभुज में अगर 2 कोण दिए हैं तो तीसरा कोण आप निकाल लेंगे। ये तो बहुत सामान्य और बिल्कुल ही
सामान्य सी चीज थी। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के कई त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हों, यानी त्रिभुज विषमबाहु हो, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की होती हैं तो त्रिभुज विषमबाहु होता है। और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी जब भुजाएं अलग अलग दी हैं तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हीरोज फॉर्मूला का अप्लाई कर सकते हैं। और हीरोज फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होता है हीरोज फॉर्मूला। यहाँ पर ए क्या है, भुजा ए बी क्या है, बी सी, और सी क्या है, ए सी भुजा, यानी तीनों भुजाओं की माप जो है वो ए बी सी हो गई। एस क्या है, एस है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी ए प्लस बी प्लस सी त्रिभुज का परिमाप है। तो अर्ध परिमाप क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी का आधा, तो उसका हमने आधा कर दिया तो वो अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो इस आधार पे आपको इन सवाल को करना है। एक मैं आपको और बता रहा हूं कि अगर जो त्रिभुज है उसका आप एक तरीके से और निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको तीनों भुजाएं नहीं दी हैं, कि आपको कोई एक भुजा दी है त्रिभुज की। अगर आपको त्रिभुज की एक ही भुजा दी है, समझिए बात को, अगर आपको त्रिभुज की एक ही भुजा दी है, मान लीजिए हमें त्रिभुज की ये नीचे वाली भुजा, यहाँ आधार वाली भुजा दी है कि ये भुजा है बी, कितनी भुजा है बी, तो हमने इसको माना कि ये भुजा है बी। यहाँ पर ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है। इसके अलावा हमें ये ऊंचाई दी हुई है कि ऊंचाई है एच। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला चेंज करना होगा। अब आप लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी बेस लगाना है और हाइट लगानी है। यानी बेस आपका, बेस यानी क्या है, आधार, तो आधार आपका बी है तो बी लिख दीजिए। ऊंचाई यानी ये जो ऊंचाई आपको दी है ऊंचाई हो जाएगी एच। यानी इस स्थिति में जब आपको त्रिभुज की ऊंचाई दी है तो उस स्थिति में आप फॉर्मूले लगाएंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो ये होता है त्रिभुज के दो क्षेत्रफलों के हमने आपको सूत्र बताए हैं। इसके अलावा भी कई सारे सूत्र हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के, लेकिन मुख्य रूप से आपके इन्हीं दो बातों को ध्यान करना है कि अगर आपको भुजाएं अलग अलग दी हुई हैं तो आपको क्या करना है, हीरोज फॉर्मूला के अप्लाई करना है। अगर आपको त्रिभुज की ऊंचाई दी है तो आपको 1/2 आधार गुणे ऊंचाई फॉर्मूला को लगा देना है और त्रिभुज के क्षेत्रफल को आप निकाल सकते हैं। कुछ प्रश्नों को हम देख लेते हैं। अगर त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका कोई भी एक कोण 90 अंश का हो वो समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है, समकोण त्रिभुज, जिसका कोई भी किसी त्रिभुज का एक कोण अगर 90 अंश का है तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। और 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है, जो कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा भी होती है, ठीक है ना। और जिस हम कोण की बात कर रहे हैं उस कोण के सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो एक आपको एक महत्वपूर्ण सूत्र जो कि पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है, तो पाइथागोरस प्रमेय आप सभी को पता होनी चाहिए, ये बेहद सरल है और आप सभी पढ़ते रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर, यानी हमें कर्ण का स्क्वायर करना है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी कि आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ये भले ही सरल चीज़ें हैं लेकिन आपको इनको बनाए रखना है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। और इसके अलावा अगर हम इसका, ये तो हुआ हमने रिलेशनशिप बताया तीनों भुजाओं में, अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अगर आप निकाल रहे हैं तो 1/2 ये आधार हो गया, आधार क्या हो गया AB, और ऊंचाई क्या हो गई, इस ट्रायंगल की ऊंचाई ये है, ये लंब, ये ऊंचाई ही तो है, तो ये BC क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, वही फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है। यहाँ पर हम कुछ पाइथागोरस त्रिक की बात कर लें, तो पाइथागोरस त्रिक बताना इसलिए भी आइए हम कुछ पाइथागोरस त्रिक की चर्चा कर लेते हैं। पाइथागोरस त्रिक का मतलब है कि 3 आपको ऐसी नाप दी जाएंगी जिनसे आपको ये पता चल जाएगा कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होगा, जो वर्ग होगा, वो शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो 3, 4 और 5 ये वो भुजाएं हैं कि अगर आप 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, देखिएगा 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, और यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। तो ये 25 बराबर 9 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 25 बराबर यानी 25। यानी अगर इस त्रिभुज में कर्ण 5 हो,
आधार 3 हो और लंब 4 हो तो ये समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय को बता रहा है और समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय लगाई जा सकती है, किसी अन्य त्रिभुज में नहीं, समकोण त्रिभुज में ही लगाई जा सकती है। तो 3 4 5 हो गया। इसी प्रकार और भी हैं जिनको आपको याद ही कर लेना है, 5 12 13, ताकि आपका समय ना लगे। 5 12 13 भी पाइथागोरस है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस त्रिक है। तो 4 7 24 और 25 ये भी आपको याद रखना है। 8 15 और 17 ये भी आप याद रखें। इसके अलावा और भी हैं आपकी, जैसे कि 9 40 41 ये भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा आप इनको नोट कर लीजिए, 20 21 29 ये भी आप याद रखें। ये जो मैंने आपको सामने लिख दी हैं ये पाइथागोरस त्रिक कहलाती हैं। अगर ये भुजाएं आपकी हैं तो आप जान जाइए कि आपका जो त्रिभुज है वो कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 20 21 29। अब इसके अलावा जैसे ये लिखा हुआ है 3 4 और 5, ये तो मेन आपकी पाइथागोरस त्रिक हैं। 3 4 और 5 इनमें 2 से गुणा कराएंगे तो बनेगा 6 8 10। तो ये भी पाइथागोरस प्रमेय, अगर ये माप दी है तो भी वो समकोण त्रिभुज होगा। यानी इन सब में 2 से गुणा करा दिया, जैसे इन सब में 2 से गुणा करा दे तो बन जाएगा 10 24 26। तो ये भी पाइथागोरस प्रमेय का पालन करेगा, ये भी समकोण त्रिभुज होगा। यदि भुजाएं 10 24 और 26 हैं तो भी वो समकोण त्रिभुज होगा। यानी इसमें किसी तीनों में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करा दें तो भी वो समकोण त्रिभुज होगा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में घंटी के निशान को दबाएं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।